नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर। शीट सॉल्व कर लिया आपने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वाली? सर हाँ जी सर, कर ली, बस उसके 5 क्वेश्चंस रहते हैं। क्यों? सर वो उसको टाइम भी बहुत लग जाता है सॉल्व करने के लिए। तो शीट तो इतने दिन पहले दी थी मैंने। सर अभी तो 1 दिन पहले तो दी है। क्या बात कर रहे हो? और क्या नहीं सर? देखूं, ढूंढो कब दी थी। इक्विलिब्रियम वाली आप कौन सी करें, जो आपने नहीं दी थी वो वाली? हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वाली। एक तो आज दी थी, वो तो मैथमेटिकल टूल्स की, एक उससे पहले दी हुई है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वाली, जिसमें वो 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा एंगल है। हाँ जी सर, वो अभी तो दी थी आपने, यस्टरडे। सर आपने 2 दिन पहले दी थी। हाँ, 2 दिन पहले। 2 दिन में होती नहीं। सर वो आईक्यूएस से काम इतना ज्यादा मिल जाता है तो सर। वहां का काम तो फिजिक्स का भी करती है। हाँ जी सर, करना पड़ता है। क्या किया फिजिक्स में, बता दे जरा। वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए देते हैं ना, वो करती हूँ। लॉज ऑफ मोशन की? हाँ जी सर, वो पुरानी भी रहती है, फिर वो भी करती हूँ। फ्रिक्शन का भी होमवर्क मिला था वहां से? फ्रिक्शन का आज ही मिला है। उससे पहले नहीं मिला था अभी तक फ्रिक्शन का नहीं। होमवर्क एक बार भी? क्लास में, मेरी क्लास में तो ऐसे बैठती है जैसे तूने कभी फ्रिक्शन आज तक पढ़ा ही नहीं होता। वहाँ आज ही दिया था। नहीं नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, जब आप मेरी क्लास में बैठते हो तो जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो, आपको देख के लगता ही नहीं है कि आपने फ्रिक्शन पहले कभी सुना भी है। सर वहाँ पे थोड़ा सा कम ही समझ आता है। थोड़ा सा कम समझ में आता है या कान बंद करके बैठ जाते हैं कि चल कोई बात नहीं, मैं तो बाद में पढ़ लूंगी? कान बंद कर कर तो नहीं बैठती। बट मेरे को तो यही फीलिंग आती है ना कि तू वहां से जीरो नॉलेज लेकर आ रही है। कुछ तो सीखती होगी वहां से। हाँ जी सर, कुछ तो सीखती हूँ। चल एक क्वेश्चन बता वहां पे क्लास में कोई ऐसा जो उन्होंने सॉल्व करवाया हो। फ्रिक्शन पे बता कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वहां पे। वहाँ पर मिनिमम और मिनिमम फोर्सेस वाले क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी, उनका मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। उन्होंने कहा था भी पुश करने में कितनी फोर्स लगेगी मिनिमम। एक पुश का था और एक पुल का था। हम्म। दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा भी उन्होंने ऐसे क्यों किया। और इसके अलावा? और इसके अलावा जो हम क्लास में कर रहे हैं बस वही वही सारे क्वेश्चंस थे क्लास में तो। मतलब जो मैंने करवाए हैं वही सारे क्वेश्चन थे, तो वो उन्होंने पहले करवा दिए थे बाद में करवाए हैं अब? हम्म। उन्होंने पहले करवा दिए थे। जब उन्होंने पहले करवा दिए थे और जब मैंने पूछे, तो मेरे को तो तेरे को देखकर फील नहीं हुआ कि तूने इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है। मुझे आंसर पता था पर मैंने आपको बताया नहीं। कौन से क्वेश्चन का? जैसे कल हमने किया था अभी दो ब्लॉक्स को ऊपर रख दिया। और जैसे एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। हम्म। ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी पड़ा है। हम्म। तो ब्लॉक बी की फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी। हम्म। तो मुझको पता था भी उसकी फ्रिक्शन ए के रिलेटिव देखनी है। हम्म। पर मुझे क्लास में समझ नहीं आया था। और इसके अलावा? बस ऐसे ही क्वेश्चंस करवाते हैं वो। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर सर। एक बार कल वाले लास्ट क्वेश्चन क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, वो समझ में आया? क्या बकवास कर रहे थे उसमें आप लोग? हाँ जी सर, अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? सर जो हमने फ्रिक्शन बताई थी वो स्टैटिक फ्रिक्शन बताई थी। सर हम बताई थी वो तो स्टैटिक हाँ मैंने फ्रिक्शन बताई थी तुमने? बता दी थी। सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने बताई थी। मैंने कहा था ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ एट रेस्ट, और अब इसके ऊपर मैंने एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और मैंने आपसे बोला था कि इस पे कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी।
और कितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी। आप ध्यान से सुने मेरी बात। आपको दो तरीके के फ्रिक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस होंगे जिसमें फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, एक वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। ठीक है। हाँ जी सर। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना रहेगा, पहले से नहीं बता रखा होगा। ठीक है। मैंने आपसे इस क्वेश्चन से पहले जो भी क्वेश्चन दिए थे वो काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड थे, और मैंने जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसपे हमने काफी टाइम लगाया था वो ये कि ये दो ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और मैंने ये बता रखा था कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और मैंने बोला था दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, है ना। हाँ जी तो सर। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले से दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज बता रखी थी। तो हाँ आप जी। साफ दिखाई दे रहा था कि ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट साइड की तरफ स्लाइड कर रहा है, इसलिए ग्राउंड उस ब्लॉक पे लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। और अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक ए के बारे में सोचूं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी तेज चल रहा है तो बी ए से आगे निकल जाने वाला है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए पीछे रह जाएगा, राइट। हाँ जी। बी के रिस्पेक्ट में ए पीछे रह जाएगा को ऐसे बोल सकते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए बैकवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर रहा है, और अगर बी के रिस्पेक्ट में ए बैकवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर रहा है तो बी ए पर एक राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, और बदले में बी पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। तो बी पे दो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेंगी दोनों पीछे की तरफ, ए पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी जो आगे की तरफ लग रही होगी। ठीक है। हाँ जी। इस क्वेश्चन के अंदर पहले से आपको वेलोसिटीज दे रखी थी और आपको दिख रहा था कि फॉर श्योर ये काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं म्यू के इनटू एन का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसके ऊपर फोर्स लगा दी और उसके बाद आपको फोर्स और एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, स्किड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और याद आया तेरे को, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि चल मैं इसके बारे में बात करूंगा, बहुत सोच समझ के जवाब देना। जब आप ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है वो स्टैटिक होती है या काइनेटिक होती है? सर हम्म। सर मेरे हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। हाँ जी, बाकी दोनों? हाँ जी मनन, कैसे स्टैटिक होते हैं? क्यों लग रहा है आपको स्टैटिक होती है? सर क्योंकि जब हम चलते हैं तो जब हमारा पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है हम्म। तो उसकी टेंडेंसी टू स्लाइड होती है, लेकिन हमारा पैर स्लाइड करता नहीं, उसके ऊपर एक फोर्स लगी होती है फ्रिक्शन से। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होती है। जब भी आपने फ्रिक्शन के स्टैटिक या काइनेटिक नेचर के बारे में सोचना है तो जो दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि उनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब आप ग्राउंड पे चलते हैं तो आपके पैर ग्राउंड पे स्लाइड नहीं करते हैं, आप जो पैर जहां रख लेते हो वो वहीं रहता है, और आप दूसरा पैर उठा के आगे रख लेते हो, फिर आप पीछे वाला पैर उठा के आगे रख लेते हो, फिर जो दूसरा पैर पीछे रह गया तो उसको उठा के आगे रख लेते हो ना। तो योर फुट डज नॉट स्लाइड
ऑन ग्राउंड, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। क्या डायरेक्शन होती है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? सर क्योंकि हमारा पैर तो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा होता है ना। अच्छा, तो ये पर्सन इधर को वॉक कर रहा है और ये ऐसे खड़ा है इस टाइम और ये चल रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ सर। जी। हाँ जी सर। तो ये इसका फ्रंट फुट और ये बैक फुट। सोच के बताओ अब जरा। जैसे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन का है। सर फ्रिक्शन की फोर्स फॉरवर्ड लग रही होगी, तभी हम आगे चलेंगे। ये बात तो अच्छी लग रही है कि यार फ्रिक्शन की फोर्स फॉरवर्ड नहीं लग रही होगी तो हम आगे कैसे चलेंगे, है ना। हाँ जी। खड़ी हो, जहां पे भी है वहां खड़ी हो और ऐसे ग्राउंड पे खड़ी हो जा। सर फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही लग रही होगी stand like लेकिन। this on ground and now मेरी तरफ फेस करते हुए आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो ये आपका मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से ये आपका राइट पैर है, आपके पर्सपेक्टिव से ये आपका लेफ्ट फुट होगा। तो आप मेरे पर्सपेक्टिव से ये राइट फुट है और मेरे पर्सपेक्टिव से ये लेफ्ट फुट है। आप मुझे बताओ आपके इस राइट फुट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रही है? अच्छा एक बात होता, ग्राउंड स्लिपरी होता तो ये पैर किधर जाता राइट वाला? सर राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो उसको राइट की तरफ कौन नहीं जाने दे रहा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस पे लेफ्ट वाले पे राइट की तरफ लग रहा है। सर राइट। क्यों? हाँ जी सर। अब जब आप चलते हो तो आपके रियर फुट पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और आगे वाले फुट पे पीछे की तरफ लगेगा। वो बात हो रहा है कि F2 F1 से ज्यादा होगा तभी आप आगे चलेंगे। समझ में आ रही बात? जो सर आपने F2 कौन सा है इसमें? जो आपने पैर उठा के आगे रखा, अगर ग्राउंड स्लिपरी होता तो वो किधर को फिसल जाता, आगे या पीछे? आगे सर। आगे सर। सर तो आगे चला जाता। किधर नहीं जाने दिया? सर फ्रिक्शन ने जाने दिया पीछे वाली साइड। फ्रिक्शन किधर लगा उस पे आगे वाले फुट पे? पीछे की सर तरफ। पीछे। और पीछे वाले पैर से आप ग्राउंड को धक्का मार के अपने आप को आगे चला रहे हैं, पीछे वाला पैर किधर को फिसल जाता? ऑब्वियसली पीछे की तरफ फिसल जाता। हाँ जी हाँ सर। जी। उस पे फ्रिक्शन लगा आगे। हाँ जी। हाँ जी। नेट फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए तो पीछे वाले पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा आगे वाले से, तभी आप आगे की तरफ चला पाएंगे अपने आप को, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जब आप ग्राउंड पे वॉक करते हैं बिना पैरों को रगड़े, मतलब पैरों की चप्पलों की आवाज आए बिना, कई होते हैं ना पैर घिसड़ घिसड़ के चलने की आदत होती है, हाँ जी सर। पैर उठा उठा के अगर आप चल रहे हैं और ग्राउंड पे स्किड नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक। तो व्हेन यू वॉक ऑन द ग्राउंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन यू इज स्टैटिक। स्टैटिक। कलंशिका बोल रही थी ना कि अगर फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो चलेंगे कैसे। हाँ तो जी। फ्रिक्शन तो हमें हेल्प करता है ना चलने में, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो चलने में थोड़ा कोई दिक्कत है। कल तूने एक स्टेटमेंट दी थी ना, हाँ सर फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो हम चलेंगे कैसे। हाँ जी। तो फ्रिक्शन अपने को हेल्प करता है चलने में, तो वहां पे फ्रिक्शन कम रह गया तो चलने में दिक्कत आएगी, है ना। हाँ जी। इसलिए आइस के फ्लोर पे या पानी गिरा हुआ फर्श पे तो चलना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। तो अगर आप किसी बहुत चिकने स्मूथ स्लिपरी फ्लोर पे हो तो क्या आप बड़े बड़े स्टेप्स लेकर चलते हैं या छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते हैं? सर छोटे छोटे। क्योंकि ज्यादा बड़े स्टेप लोगे तो आपके पैरों की
टेंडेंसी देखिए, इस डायग्राम को देखो, अगर एक दूसरा बंदा ऐसे खड़ा है ना, तो इसके पैरों की तो स्लिप करने की टेंडेंसी है नहीं ना, हाँ हाँ जी सर, जी। कम है सर। सीधा खड़ा है ना बिल्कुल यार, और एक ऐसे खड़ा है, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है स्लिप करने की, क्यों? सर हाँ जी। इसको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, हाँ जी। इसको मॉडरेट चाहिए, इसको कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए, राइट? हाँ जी। तो अगर आप स्लिपरी फ्लोर पे हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स पे चलेंगे ताकि आपको कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़े चलने के लिए। ओके सर। अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं तो आपको फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होता है, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा नहीं मिला तो आप फिसल जाओगे। हाँ जी। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? हाँ हाँ जी जी। सर। चलो नोट कर लो। हाँ जी सर। और जो भाभी ठीक माइक ऑफ रखो अगर आपस में बातचीत करनी है तो। ठीक है, कर लिए नोट? सर नहीं, थोड़ा सा रह गया, सेकंड और थर्ड केस नोट कर रहा हूँ। सर सर इसके बाद हमारा फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन दिया था कल वाला, इसके बाद एनालाइज करें अब? हाँ, ये नोट कर लिया कि नहीं? हाँ कर लिया सर अब। हाँ जी सर, कर लिया। तो लेट अस कम बैक टू दिस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको पहले से नहीं पता होगा कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। हो सकता है ये ब्लॉक चल रहा हो सकता है ये ना चल रहा हो, ठीक? हाँ हाँ जी जी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट को ड्राइव करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगी। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को ओवरकम कर पाएगी तभी हमारा ऑब्जेक्ट चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप चुपचाप रफ में पहले
रफ में आप कैलकुलेशन करके देखो कि यार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो आपको दिख रहा है कि यार इस पे जो बाकी की फोर्सेस लग रही होंगी, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, mg 30 न्यूटन होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, पूरी बात को ध्यान से सुन लेना, नहीं मैं कूटूंगा तुम्हें फिर, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, तो नॉर्मल 30 न्यूटन लग रहा होगा। और अगर नॉर्मल 30 न्यूटन लग रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, दैट विल बी 0.5 इंटू 30 एंड दैट इज 15 न्यूटन। तो हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इस सरफेस पे इस ब्लॉक को स्लाइड करवाना चाहती है, वो इसको स्लाइड नहीं करवा पाएगी, और इसका मतलब ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है, और इसकी एक्सेलरेशन का आंसर आप लोग 0 रिपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तब आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि इसका मतलब इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो पीछे की तरफ एग्जैक्टली 10 न्यूटन लग रही होगी, जो कि आगे की तरफ लगने वाली ड्राइविंग फोर्स को बैलेंस करके रखे हुए होगी, राइट। हाँ जी। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई। फ्रिक्शन 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0। सर फ्रिक्शन 10 न्यूटन क्यों लिया? अच्छा ठीक है सर, वो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली थी चेक करने के लिए कि वो मूव करेगा या नहीं। अभी तो हमने इक्विलिब्रियम लेना है। ओके ठीक है, क्लियर हाँ है। जी सर। यस हाँ सर। जी। चलें आगे। सर हाँ बस जी। बैठ रखने दो। हाँ जी सर ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। A constant force of 10 न्यूटन is acting on the block। पूरी बातें सुन लो। पहली क्या बात है, a constant force of 10 न्यूटन is acting on the block, मैंने लगाई है इस पे, राइट। और at this moment the block has a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड एज शोन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द acceleration of the block at this moment? What is the displacement of the block in next 10 seconds?
आँख हो गई। हेल्प करेंगे? हम्म, हेल्प करेंगे सर? आंसर तुम बताओ फिर हेल्प करूंगा। पहले पार्ट का आंसर। भाविन, भाविन है, चला गया। हाँ जी, आंसर अंशिका, आंसर फर्स्ट पार्ट का। सर 1 मिनट 2 मिनट सोच लूं मैं इसको बताने से पहले। अमन, क्या हेल्प चाहिए? सर मैं तो उसको भी कर रहा था, मैं सोचा सबसे पहले तो फ्रिक्शन निकालूंगा। हम्म, जो सर फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है सर, वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। कितनी आ रही है? सर 25। वो अच्छी क्यों नहीं लग रही, क्या दिक्कत है उसमें? सर 10 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स उस पर राइट की तरफ लग रही है, हम्म, तो नेट फोर्स अगर हम देखेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ आ रही है। हम्म, मोशन हमारा राइट की तरफ हो रहा है, हम्म। तो हमारे को मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। किसी रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को धक्का दे के छोड़ दोगे तो रुक जाता है ना। हाँ जी सर, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, तो इसमें भी हो आंसर जाएगा। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। माइनस का मतलब? माइनस का मतलब कि जिस साइड फ्रिक्शन लगे टुवर्ड्स लेफ्ट। साइड मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, तो प्लस और माइनस, माइनस बताने के लिए प्लस बताना पड़ता है कि सर मैंने इधर को प्लस माना और मेरा आंसर माइनस में आ रहा है ना। हाँ जी। तो एक तो ये समझें कि ये क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं है, ये क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन का, बिकॉज मैंने वेलोसिटी पहले से दे रखी है। तो पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये एक डिफरेंट पॉइंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में ब्लॉक वाज इनिशियली लाइंग एट रेस्ट एंड आई अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड आई आस्क्ड बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी और फ्रिक्शन कितना होगा। तो वहां पे ये डाउट था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और वहां पे अपने को आइडेंटिफाई करना था कि भैया फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। परंतु यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने वाले ने दे दिया है कि भैया ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास ऑलरेडी एक 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस पे फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लग रहा होगा, जो कि आसानी से निकल जाएगा। इसका वेट सर एक्सेलरेशन निकल गई। तो नॉर्मल भी आ जाएगा 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन हाँ की फोर्स आ जाएगी म्यू इंटू एन, जो आ जाएगी 25 न्यूटन। और इसको देखकर पता चल रहा है कि इसके पास इधर को एक एक्सेलरेशन होगी 25 माइनस 10 15/5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। हाँ जी सर। ठीक है भाविन, जी सर। अब सेकंड पार्ट का आंसर। सर ये वाला भाई नोट कर लो। 63/2। एक आंसर है 63/2 और थोड़ा ध्यान से कर। सर 37.5 मीटर। 63/2 कितना होता है? थोड़ा सा कम होता है, 31.5 मीटर। भाविन ने दिया, तूने 37.5 दिया, और कोई? अंशिका? सर बस 1 मिनट। नहीं सर, नहीं सर, मैं अपना चेंज कर रहा हूँ। चेंज कर लो। सर ये कुछ और आ गया, स्क्रीन बदल गई।
मुझे खुद को नहीं पता यहाँ क्या हुआ। अभी नहीं, हाँ भाई, आ गई। हाँ ठीक है सर, कर रहे हैं अभी, रुक जाओ फिर मैं चेंज कर। सर मेरा आंसर बड़ा, मतलब वैल्यू बड़ी अच्छी है क्या सर, 0। जीरो पे आ गया तुम? भाविन, हाँ जी सर। क्या आंसर? सर मेरी भी थोड़ी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। क्या आ रहा है अब? सर ऐसे निकाला है भी, जैसे इसकी अगर नेक्स्ट 10 सेकंड्स में है तो ये निकाल लिया भी उसकी फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगी। हम्म। तो उसकी t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हम्म। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके बाद 5 सेकंड्स में उसका डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। 10 सेकंड में नहीं निकालना, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, 5 सेकंड का करना और 10 सेकंड के 10 वो सेकंड, उस 5 साइड सेकंड में। से वो ट्रेवल करेगा ना, उसके बाद तो वो रेस्ट पे ही आ जाएगा। सर 5 सेकंड ट्रैवल करेगा और फिर 5 सेकंड दूसरी डायरेक्शन में भी तो ट्रैवल करेगा। नहीं। तो अंशिका क्या आंसर? सर क्या मेरा आंसर सही है? कौन सा जीरो? हम्म। तेरा पहले वाला आंसर ठीक था जो तूने गलती से निकाला था। सर 75/2 ही आ रहा है। 37.5 मीटर। ये ऑब्जेक्ट 5 सेकंड्स में जाके रुक जाएगा, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ध्यान से समझना, जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके 10 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन इसको उल्टा नहीं खींच लेगा पीछे की तरफ, तो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। तो आफ्टर 5 seconds the block comes to rest, and after that it will stay at rest. It will not turn back and start moving in the backward direction because फ्रिक्शन 25 न्यूटन लग रहा होगा उसको, तो फ्रिक्शन 25 लगना बंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा उसके बाद। सो दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव ओनली फॉर 5 seconds। 5 seconds में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो 37.5 मीटर। मनन ने v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाया होगा, v को जीरो पुट कर दिया होगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 × 3 × s लगाया होगा। यहाँ से इसका आंसर आ गया होगा, और इसने ये सोचा नहीं होगा कि ये 10 सेकंड है ये क्या, और इसने आंसर दे दिया होगा। बाद में इसके दिमाग में आया कि यार मैंने टाइम तो देखा नहीं, फिर उसने s इज इक्वल टू यूटी प्लस एफ टी स्क्वायर लगाया होगा, उससे जीरो आंसर आ गया होगा। क्यों मनन? हाँ जी सर। So it will come to rest at t is equal to 5 seconds, and it will not move. So the displacement for the next 10 seconds will be same as the displacement in next 5 seconds, which will be 37.5 meter. ओके सर। समझ आया? यस सर। सर नोट करने दो। v is equal to u plus 80 करो, उसमें v को 0 पुट करो, u को 15 पुट करो, a को -3 पुट करो, टाइम निकालो, 5 सेकंड आएगा। तो अंशिका सही सोच रही थी तो जवाब क्यों नहीं देती है तुम? सर अभी तक सिर्फ सोचा ही था भी हाँ ऐसे होगा, तो फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी रहती थी अभी। तो तेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने में टाइम लगता है क्या उसके बाद? नहीं सर, नहीं लगता। फिर एक एक मिनट मांगते हो तुम। इट इज सरप्राइजिंग, इट टेक्स यू 10 seconds टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तुम सोच के बैठे रहते हो, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, और उसको करके ही नहीं देखते हो उसके बाद। तू वैसे ही बोल रही है कि मैं अभी निकालनी नहीं, बस इतना ही सोचा था। तो इतने सोचने के बाद भाई सही सोच रही थी कि मैं ठीक भी सोच रही हूँ कि नहीं। क्यों? हाँ जी। चले आगे। हाँ जी। सर नोट कर रहा हूँ।
तो क्या उसके रहेगा? बाद तो हमने ये लिख लिया 5 सेकंड्स, उसके बाद तुम कोई भी अपना s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा ले। उसमें टी को 5 पुट कर लो, नहीं तो बेहतर है v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा लो, रुकने तक का डिस्टेंस ही तो निकालना है। अच्छा सर, मतलब ये ठीक रहेगा? ऑब्वियसली हमने रुकने तक का डिस्टेंस ही तो निकालना है। हाँ जी सर। एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस पे म्यू, ठीक है। हाँ जी सर। एक ब्लॉक को इस सरफेस पे रिलीज कर दिया गया, ब्लॉक रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन दिस इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। फाइंड द कंडीशन that the block does not slide down. सर बोलो। सर सर mg sin थीटा के बराबर जब उसकी फ्रिक्शन आ जाएगी तब वो रुके ही रहेगा? लेकिन हमें m गिवन नहीं है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस पे? सर मेरा भी सर। यही आंसर है। सर एक लेकिन हमारे पास m तो गिवन है ही नहीं। वेट का कंपोनेंट आएगा जो इसको स्लाइड करवाना चाह रहा है, इधर है ना। हाँ हाँ जी जी। सर। एक वेट का कंपोनेंट इधर आएगा, हाँ एक जी। नॉर्मल आएगा इधर। हाँ जी। अब क्या कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग? सर फ्रिक्शन स्टैटिक ही है। कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग होगी कि जो mg sin थीटा है, ड्राइविंग फोर्स, वो कम हो या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। अगर mg sin थीटा जो कि ड्राइविंग फोर्स है जो इसको नीचे लेकर जाना चाहती है, अगर वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गई तो वो इसको स्लाइड करवा देगी, अगर वो कम रह गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से तो ये स्लाइड नहीं करेगा। समझा? हाँ जी। ये कंडीशन है ना। यस सर। हाँ जी। सर इसका फिर हमें मास गिवन होगा ना, मास। अब fs मैक्स कितना होता है?
कितनी होती है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? सब म्यू 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 इनटू नॉर्मल एन। नॉर्मल कितना होगा इस केस में? सर mg cos mg थीटा। cos थीटा। पुट कर दो। सो म्यू mg cos थीटा। क्या मिला? है ना? हाँ जी। तो अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा हुई या बराबर हुई, या फिर थीटा tan थीटा की वैल्यू म्यू से कम हुई या बराबर हुई, या फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से कम हुई या बराबर हुई, तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। सर और थीटा वाली कंडीशन क्या लिखी है सर? tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, या फिर थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ओके सर। सर जूम आउट कर दो। समझ आई ये बात? हाँ जी सर। हाँ जी। तो किसी इंक्लाइंड सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज किया तो वो तब तक स्लाइड डाउन नहीं करेगा जब तक उसका थीटा tan इनवर्स म्यू से ज्यादा नहीं होगा, है ना? हाँ जी सर। कल बात हो रही थी ना, यहीं से स्टार्ट किया था हमने कि भैया जब तक आपकी बुक की इंक्लिनेशन एक लेवल से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक उस पे रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड डाउन नहीं करता। हाँ जी सर। So object will slide down. Object will slide down if theta is tan inverse mu, ठीक है? हाँ जी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू के बीच में रहेगी, the block will stay at rest, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी। So what is the maximum possible angle of inclination of an inclined surface so that a block held or kept over does not slide down? The maximum possible inclination of an inclined surface so that a block placed over it does not slide down is theta max is equal to कितना? tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू, ठीक है? हाँ जी। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसका नाम रखा गया है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है? हाँ जी जी। चलो आगे। हाँ जी। सर नोट कर रहा हूँ। सर थोड़ा जूम इन कर दो। ठीक है, हाँ जी। सर आपके एंगल ऑफ रिपोज डेफिनेशन लिखना होगा चाहिए।
अंशिका, तेरे को बायो केमिस्ट्री याद हो जाती है ना आसानी से? हाँ जी सर। याद हो जाती है ना? हाँ जी सर, बायो तो आसानी से हो जाती है। तो तेरी याददाश्त तो खराब नहीं है इसका मतलब? नहीं। नहीं है ना? तो किया हुआ क्वेश्चन अगर तेरे को नहीं याद रहता तो मजे वाली बात नहीं है। तो करे हुए क्वेश्चंस याद रहने चाहिए, और खासकर ऐसे क्वेश्चन जो आपको नए लगे हो, अरे कुछ अलग था इस क्वेश्चन में। उन क्वेश्चंस को कैसे याद करना है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्वेश्चंस याद होने चाहिए। मेरा करवाया हुआ एक एक क्वेश्चन तेरी क्लास में, या फिर वो जो दूसरे उदय के लेक्चर तो सुनती है उसमें, मेरा करवाया हुआ एक एक क्वेश्चन अगर तेरे को याद है ना, तो तेरे को उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सर हो गया नोट। ठीक है? ओके सर। तो पर इतना काम कर कि तेरे को वो याद हो जाए क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, मतलब दो चीजें हैं। अपने को स्कोर चाहिए भैया एग्जामिनेशन के अंदर, है ना? फिजिक्स हाँ की जी। डॉक्टरी तो नहीं करनी। फिजिक्स में हाँ जी। डॉक्टरी तो नहीं करनी, अपने को डॉक्टर बनना है ना, एमबीबीएस क्लियर करनी है ना। हाँ जी। फिजिक्स अपने को एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़नी है ना। हाँ जी। तो अपना फोकस उस एग्जाम पे है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हुक या क्रुक जैसे मर्जी हो, फिजिक्स में स्कोर तो करना ही है ना। हाँ जी। तो ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो वैसे कैसे? अगर तेरे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो तेरे को एटलीस्ट उसका रिजल्ट तो याद होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे था क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट याद कर, उसका रिजल्ट याद कर। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ ले भी, सर ये ऐसे ऐसे था, मैंने ये याद किया, ठीक याद किया कि नहीं। ओके। जैसे वो क्वेश्चन है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। दो वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रटे हुए होने चाहिए दो वैरायटी के क्वेश्चन। एक, पहला क्वेश्चन है, कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए इसको स्लाइड करवाने के लिए? मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू लाइक। स्लाइड दी ब्लॉक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा देंगे, एफ आगे की तरफ, ठीक है? हाँ जी। और लग रही होगी एम जी, हाँ और जी। लग रही होगी एन, हाँ जी। और ये स्लाइड करेगा अगर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से हमारी फोर्स ज्यादा हो गई तो, है ना? हाँ जी। और एफ मैक्स कितना होता है? न्यू इंटू। N, हाँ जी। और एन कितना इस केस में? एम जी। तो एफ ग्रेटर देन म्यू इंटू एम एम जी। जी। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम, पूरी बात याद करनी है। याद करने का फायदा तब होता है जब ढंग से याद होती है, नहीं तो मत याद करना। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड चाहिए टू इसको स्लाइड द स्लाइड करवाने के ब्लॉक। लिए? तो म्यू एम जी, ठीक है? हाँ जी। अब जिनकी कमजोर होती है ना याददाश्त, उनको कैसे फंसाया जाता है? उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड दी ब्लॉक। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? सर कोई फर्क नहीं है। फर्क भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। सर क्योंकि वो वाला स्लाइड तो हम ऊपर थोड़ा स्लाइड कराएंगे। एक मिनट, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक? अगर तुम इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो तुम मेरे से पढ़ने के लायक नहीं हो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स, वहां मैंने हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज किया है। नहीं। तो तुम्हें इतनी सी दो लाइनों में इतना फर्क भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं वहां मिनिमम फोर्स बोल रहा हूँ या मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स बोल रहा हूं? मैं स्ट्रेस भी कर रहा हूं इस वर्ड पे बोलते हुए कि भैया हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है। तो
कम से कम शब्दों पे तो ध्यान दो। कोई फर्क नहीं है, इसलिए बोला था भाई याद करना तो पूरी बात याद करना, नहीं तो मत याद करना, है ना। हाँ जी। फर्क है दोनों में ना, मिनिमम फोर्स और मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्या फर्क है अब ये समझाता हूं आपको। पहले तो स्टेटमेंट में फर्क समझ में आना चाहिए था, सर वहां पे हॉरिजॉन्टल वर्ड लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। फिर मेरे से पूछो सर इससे फर्क पड़ेगा क्या कोई, तो मैं बताता हूँ फर्क पड़ेगा। इसमें डायरेक्शन ही बताएगी किधर लगानी है। हाँ जी। तो मेरी मर्जी में किधर मर्जी लगा दूं, हो सकता है किसी और डायरेक्शन में लगाने पर और सस्ते में काम चल जाए। हाँ जी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फोर्स ऐसे लगा देता हूं, और एक आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब अपनी पसंद का ऐसे ही कोई रैंडम एंगल चूज कर लेता हूँ थीटा, और उस पर लगा देता हूँ, और देखता हूँ कि ये मेरी अप्लाइड फोर्स थीटा पे कैसे डिपेंड करती है। मुझे लगता है अलग अलग एंगल पे फोर्स लगाऊंगा तो अलग अलग वैल्यूज चाहिए होंगी फोर्स लगाने की। अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, सपोज द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, सपोज थीटा इज नोन, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक स्लाइड्स। जरा सॉल्व करो। सर हम्म, एफ कॉस थीटा वो उससे हमारे ढंग से कर, म्यू। ढंग से कर, अभी आके कूटूंगा उधर, ध्यान से, जल्दी में नहीं कर। यहाँ तक ठीक है जो एफ कॉस थीटा तू सोच रहा है, लेकिन पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना ले ढंग से। और मुझे आंसर चाहिए, मेरे को स्टेप्स नहीं चाहिए आपके, मुझे आंसर बताओ। एफ कितना चाहिए, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन। हाँ, क्या आंसर। सर फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन बराबर आ गई म्यू। एफ बता, एफ ग्रेटर देन, एफ। ये बता एफ ग्रेटर देन क्या लिखूं। सर मैंने मैंने अब मेरा आंसर पता है क्या है, एफ कॉस थीटा हम्म, मस्ट बी ग्रेटर देन। तो कॉस थीटा उधर नीचे नहीं डिनोमिनेटर में लेके जा सकती थी तो। सर लेकर जा सकती हूँ। फिर मैं तब से पूछ रहा हूँ एफ ग्रेटर देन बताओ, तो तुमसे इतना स्टेप नहीं तुम्हें दिमाग में आता कि इसका मतलब कॉस थीटा को उधर ले जाऊं। एफ ग्रेटर देन म्यू ब्रैकेट एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या, उधर इधर भी एफ उधर भी एफ, बेहुदा नहीं लग रहा ये। मैं एक्स पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो जी एक्स ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स अपॉन 5, ऐसा कुछ ऐसे होता है क्या। एफ तो एक ही तरफ होना चाहिए ना सारा, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ मनन, तू बोल, क्या आंसर आ रहा। मैं कर रहा हूँ। तू क्या बोल रहा था तब, एफ कॉस थीटा। नहीं सर नहीं, वो नहीं। भाविन, तो मैं भी कर रहा हूँ। अंशिका सही किया तूने बिल्कुल, इसको रीअरेंज करके ढंग से लिख।
एफ के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक इधर एफ कॉस थीटा, एक ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, और लग रहा होगा mg, और लग रहा होगा n, और पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन स्लाइडिंग रोकने के लिए। ये स्लाइड करेगा अगर एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन की? म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल होगा mg माइनस एफ साइन थीटा। बिल्कुल, इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n प्लस एफ साइन थीटा तो mg के इक्वल। बस मेरे को यही चाहिए था कि आप एफ साइन थीटा को भूल ना जाएं और n को जल्दी में mg ना लिख दें, इसलिए डांट रहा था कि भैया ध्यान से सॉल्व करना नहीं तो कूटूंगा। लिखा मनन? जी। लिखा है क्या? क्या सर? n लिखा है mg माइनस एफ साइन थीटा। हाँ जी सर। तो एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू mg, एफ कॉमन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू mg, यानी कि एफ ग्रेटर देन म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो अगर आप किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगाते हैं तो आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कम से कम उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाने के लिए। हाँ जी। अब इसका मिनिमा कैसे निकालूं? The required force F is a function of angle theta। क्या भाई? हाँ जी। तो अगर F मेरे को मिनिमम चाहिए तो ये cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मैक्सिमम हो जाना चाहिए। जितना ये ज्यादा होगा वैल्यू, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उतना फोर्स कम चाहिए होगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, कैसे निकालूं cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू? अंशिका, हाँ जी। कैसे निकालूं cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू? सर डिफरेंशिएट कर दो। तुम करो। तो लेट y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू साइन। म्यू साइन थीटा dy बाय डी थीटा। ये तेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि अपने आप की ऐसे करना चाहिए मुझे इसके आगे? और तेरे को ये क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है? सर करवाया गया है। तो देख कर भी नहीं याद आ रहा है कि हाँ ऐसे स्टेप्स किए थे? अपने दिमाग से ना ये ब्लॉकेज हटा कि मेरे को वहां पे क्लास में समझ में नहीं आता है। नोट किया था कॉपी में जब सर ने पढ़ाया था? हाँ जी सर किया था। उसको घर आके दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश की थी कि सर ने क्या किया था 2 से 4 बार? नहीं। अगर वो पढ़ने की कोशिश करी होती तो और कुछ नहीं होता, अभी तूने इसका आंसर निकाल लिया होता कम से कम। तो पढ़ना सीखो बेटे। किसी बंदे ने तुम्हें पहली बार कोई बात बताई, तुम्हें नहीं समझ में आई, तो आप ताला लगा दो उसको, भाई मुझे नहीं समझ में आता। नहीं। सारे रिश्तेदार नहीं होंगे ना यार पढ़ाने वाले, आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा नहीं समझ में आ रहा तो घर में आके 4 बार पढ़ो, अगली क्लास में जाते सर पहला सवाल पूछो, सर आपने ये बताया था मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आया, ही विल आंसर। पूछती है कभी उससे या मना कर देते मैं नहीं बताता? नहीं सर मना नहीं करते। फिर तूने पूछा ही नहीं कभी, इसका मतलब
आप इसको पढ़ो, सारे स्टेप्स को नोट करो, घर में आके 4 बार उसके ऊपर रीड करो यार, ये क्या किया हुआ, क्या किया हुआ, क्या किया हुआ। जो अपने आप पढ़ के समझ में आ गया वही याद रहता है, बाकी कुछ नहीं याद रहता। कर इसको अब, dy बाई डी थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो dy अपॉन डी थीटा को 0 पुट कर दे, तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब हमें तो एफ निकालना ना। हाँ जी, तो एफ निकालने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। हाँ जी, तो अगर tan थीटा पता है, म्यू है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो। हाँ जी। कितने आएंगे बता? सर अगर हम म्यू की वैल्यू एक मिनट, साइन थीटा tan थीटा को म्यू बाय 1 लिखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें ये म्यू होगा, ये 1 होगा, ये थीटा होगा, हो गया tan थीटा म्यू। हाँ जी, कभी नहीं किया ऐसा क्वेश्चन? सर किया है। तो साइन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, कॉस और ये थीटा 1 अपॉन। अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हाँ जी, कर दूं? हाँ जी, तो एफ की मिनिमम वैल्यू आ गई। ऊपर कितना था? म्यू एम जी। नीचे था कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह रिप्लेस मारा मैंने 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर से, इंटू म्यू टाइम्स, सॉरी यहाँ था साइन थीटा। साइन थीटा था म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। हाँ जी। साइन थीटा था 1 बाय, एक मिनट रुक जा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था ना। तो सर कॉस, मैंने आपसे यहाँ पर एक बात पूछनी है। पूछो। सर इससे कोई फर्क पड़ता है अगर हम साइन थीटा या cos थीटा प्लस प्लस ही करें, चाहे प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख दें या साइन थीटा प्लस cos थीटा लिख दें? म्यू जो है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा वो, सर वो तो साथ में लिख ही देते हैं। तो मतलब तू कह रहा है कि मैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा लिख दूं तो भी चलेगा? नहीं सर, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर टर्म्स को उल्टा कर दें। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक तो लिखो ना, मैं तो गलत लिख रहा था। अच्छा ठीक है, मैं तो ये सोच रही थी भी आप। नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू म्यू बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर, और इधर म्यू स्क्वायर बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे को इतने स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। इतने स्टेप्स तो मैंने कभी जिंदगी में कैलकुलेशन में लिखे नहीं होंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये इससे काट के यहाँ पे √1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितनी आएगी? म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई थी तब कितनी आई थी मिनिमम? तब आई थी tan थीटा। मैंने क्या पूछा? जब मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछी थी तो क्या आंसर आया था? अच्छा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था म्यू इंटू एन, मतलब मीन्स एम जी इंटू म्यू। वहां पे आया था म्यू एम जी। अभी कितनी आ रही है? म्यू एम जी बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर। पहले से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? ये वाली वैल्यू इसके मुकाबले में कम है या ज्यादा है? कम है। कैसे पता चल रहा है? सर नीचे डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर होने से बड़ी हो जाती है कोई भी वैल्यू, छोटी हो जाती है? सर पता ही चल रहा है छोटी है। तो एम जी बाय 0.5 एम जी से छोटा है? नहीं, हाँ तो डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है।
फिर तू कितनी चौड़ी होके बता रही थी सर पता ही चल रहा है, क्या फालतू का बस सवाल पूछ रहे हो आप बोलो इसका डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, दिख रहा है 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट है, हाँ जी, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1 से बड़ा है। तो अगर म्यू एम जी को किसी 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट छोटा आएगा, हाँ जी, ये लेस देन म्यू एम जी आएगा, तो पहले से भी कम फोर्स से काम चल गया। हाँ जी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए होगी तो म्यू एम जी, और अगर डायरेक्शन की छूट दे दी भैया जिधर मर्जी लगाओ, तो मिनिमम फोर्स आएगी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हाँ जी, समझा? हाँ जी। अब एक बात बता, क्या तूने कभी मेरी किसी क्लास में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी नहीं सीखी? फिर सीखी है। कितनी होती है, सुना है कभी ये? हाँ जी, तो एफ था तेरा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज 1 इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो नीचे वाली चीज की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। समझ आ रहा है? हाँ जी, इसलिए बोलता हूँ तो मेरी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ तो तुझे याद नहीं रहा कुछ भी। मैंने जो नोट शेयर किए हुए हैं उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखो कितनी होती है ना? हाँ जी, तो बेटे जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप समझो, अगर आपको कोई टीचर, मैं नहीं तेरा वो वाला टीचर भी जो भी है, जो भी टीचर आपको क्लास में बोर्ड पे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सीखना बहुत जरूरी है, उसके थ्रू वो तुम्हें बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इवन अ सिंगल वर्ड दैट योर टीचर सेज और वट एवर एग्जाम्पल द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, वो आपको आना ही आना चाहिए बाय हार्ट। जैसे 2 3 6 याद है, ऐसे ही आपको अपने टीचर्स के करवाए हुए एक एक सॉल्व एग्जाम्पल दिमाग में याद होने चाहिए, दिल से याद होने चाहिए। अगर वो याद होंगे तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो बच्चे तेरे से आगे हैं, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको क्लास में करवाया हुआ एक एक रिजल्ट याद है। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, वो ये चीज अप्रिशिएट करते हैं क्लास में जो पढ़ाया गया उसकी इंपॉर्टेंस है। तो क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है सबसे पहला काम होना चाहिए उसको अच्छे से डाइजेस्ट करो। ठीक है? तो बैठ के एक टाइम निकाल रिवीजन के लिए और पुरानी चीजों को थोड़ा 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 टाइम निकाल के एक बार मेमोराइज कर, हाँ ये पढ़ा था, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ये पढ़ा था, ये अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। चलो जी, बंद कर रहा हूँ क्लास आज की मैं। ओके। नोट कर लिया ना? हाँ जी।